नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लिखा हुआ है राज्यों का अस्तित्व अस्थायी क्यों नहीं है। ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे आर्टिकल 2 और 3 के बारे में कहा गया है, आर्टिकल 2 और 3 चर्चा में। दरअसल आप लोगों ने कुछ समय पहले सुना होगा कि लगातार ये चर्चा होती रहती है कि उत्तर प्रदेश को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया जाए। उसको लेकर के मांग होती भी रहती है, राजनीतिक कारण भी है, प्रशासनिक कारण भी है, इत्यादि इत्यादि। फिलहाल हमें फोकस करना है कि आखिर वो कौन से आधार हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राज्यों का अस्तित्व अस्थायी नहीं है। तो इन बातों को समझने के लिए हमें कुछ संवैधानिक प्रावधानों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कड़ी में अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 1 है। ये कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत अर्थात इंडिया, भारत शब्द जो है यह देश के नाम को बताता है, और देश के नाम को बताता है तो इसको हम G20 की बैठक से कोरिलेट करके देख सकते हैं। G20 की बैठक में यह चर्चा होने लगी थी कि भारत का नाम वास्तव में भारत ही है या इंडिया है। तो वहाँ पर फिर यह स्पष्ट हुआ कि नहीं, हमारे देश का नाम भारत ही है। जब मैं संघ की बात कर रहा हूँ, अर्थात भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो मैं संघ शब्द पर जोर दे रहा हूँ। संघ का मतलब है कि एक से अधिक स्तर की सरकार, अर्थात ये शासन प्रणाली को बताता है। और जब शासन प्रणाली को बता रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि एक है केंद्र सरकार या संघ सरकार और दूसरी राज्य सरकार, अर्थात 2 स्तर की सरकार है। जब संघ सरकार या केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो मोदी जी का नाम लिया जा सकता है, और राज्य सरकार के संदर्भ में योगी जी का नाम लिया जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अंबेडकर जी से जब ये पूछा गया कि संघीय राज्य के स्थान पर, जैसे संघीय राज्य अमेरिका के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, संघीय राज्य के स्थान पर भारत के लिए राज्यों का संघ क्यों कहा गया, या राज्यों के संघ शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, तब उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा कि भारतीय संघ अमेरिका की तरह किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। और जब मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका की तरह किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि हम अमेरिका के इतिहास को थोड़ा सा समझ लें। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था, और गृह युद्ध, एक लंबे गृह युद्ध के बाद वहाँ पर शांति स्थापित हुई और अंततः राज्यों के साथ समझौता हुआ, और राज्यों ने मिल करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण किया, अर्थात संघ का निर्माण किया। तो समझौता, जब मैं समझौता कह रहा हूँ तो उसको अंडरलाइन करना है। समझौते के आधार पर अमेरिका जैसे संघ का निर्माण हुआ है, पहली ये बात। दूसरी बात ये है कि उन्होंने, अंबेडकर जी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि संघ को किसी भी स्थिति में विभाजित नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संपूर्ण देश एक संघ है, भारत का संपूर्ण देश एक संघ है, और चूंकि संघ है तो इसमें राज्य भी हैं, और चूंकि राज्य हैं तो राज्यों के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा था कि राज्यों का निर्माण भले ही किया गया है, लेकिन यह प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया है। और इस प्रकार जब राज्यों का पुनर्गठन भारत में हुआ तो आप लोगों को याद होगा कि उस समय 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वर्तमान समय में जैसी जैसी आवश्यकताएं थी, वैसी वैसी आवश्यकताओं के हिसाब से, प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन किया जाने लगा, और वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इस बात को समझने के बाद यह भी समझने की आवश्यकता है कि संसद की इस संदर्भ में शक्तियाँ कौन सी हैं। तो इसके लिए हमें आर्टिकल 2 को समझना होगा, और आर्टिकल 2 क्या कहता है पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संविधान का अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, इस प्रकार संसद की जो शक्ति है, 2 शक्ति है। पहली शक्ति अर्थात नए राज्यों के प्रवेश के संदर्भ में बात की जा रही है, तो इसका संबंध जो पहले से ही अस्तित्व में राज्य हैं उनके संबंध में कहा जा रहा है कि उन राज्यों से है।
और दूसरे के संदर्भ में बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि ऐसे राज्यों से है जो भविष्य में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई। तो ये संसद की शक्ति को बताता है। आर्टिकल 3 की बात करें तो ये कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। तो नए राज्यों का यहाँ पर निर्माण शब्द का उल्लेख किया गया है, यहाँ पर वर्तमान राज्यों। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है और इसमें संसद के पास कौन सी शक्ति है? तो संसद के पास शक्ति है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अगर राज्य है, पहले से राज्य है, उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों के भागों को मिला करके, अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के राज्य क्षेत्र को मिला करके थोड़े थोड़े हिस्से को लेकर के अलग राज्य बना दिया जाए, तो ये उसकी बात कर रहा है, भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। साथ ही संविधान का अनुच्छेद यह भी कहता है, अनुच्छेद 3 यह भी कहता है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और साथ ही साथ उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आज जो ओडिशा है, पहले उड़ीसा हुआ करता था, आज उसका नाम ओडिशा है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब बात आती है कि आखिर ऐसा किया जाएगा तो उसके लिए कोई प्रक्रिया तो होगी। तो प्रक्रिया कौन सी है, और प्रक्रिया अगर है तो प्रक्रिया के तहत कौन करेगा? प्रक्रिया ये बताई गई है कि सबसे पहले विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से या सहमति से संसद में पेश किया जाएगा। संसद में पेश करने के बाद जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उत्तर प्रदेश की सीमा को, ठीक है, या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को मिला करके किसी नए राज्य का निर्माण करना है, या उत्तर प्रदेश में से किसी नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल के पास जब ऐसा विधेयक पेश किया जाएगा तो यह विधेयक उस राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा कि आपकी राय क्या है, और राज्य के पास यह अधिकार है या राज्य को यह अवसर दिया गया है कि आप एक निश्चित समय में इस पर जवाब देंगे, और जवाब देने के बाद राष्ट्रपति को जो जवाब दिया गया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के द्वारा दिए गए सलाह को वो माने या ना माने, ये राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडल के अनुसार या उनको लग रहा है कि इस विधेयक में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, तो यदि विधेयक में बाद में संशोधन किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा अब राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा, राज्य विधानमंडल अपनी राय देगा तब उसे आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? तो अगर ऐसा कुछ भी संशोधन किया जाता है तो वह राज्य की राय के लिए दोबारा नहीं भेजा जाता, और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद के पास शक्ति है कि वह खुद ही इस मामले में निर्णय ले सकती है। इस प्रकार जो संविधान का अनुच्छेद 3 है, 3 के तहत संसद को भारत के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव करने का अधिकार है, और चूंकि राजनीतिक मानचित्र में बदलाव करने का अधिकार है तो न तो राज्यों की क्षेत्रीय एकता की गारंटी दी गई है और न ही उनके अस्तित्व की गारंटी दी गई है। इसी संदर्भ में मैंने आपसे कहा कि राज्यों का अस्तित्व अस्थायी नहीं है या राज्यों का अस्तित्व अस्थायी है, क्योंकि संसद के पास अधिकार है कि संसद चाहे तो उनके क्षेत्र, नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है। अमेरिका की भांति व्यवस्था नहीं है, और चूंकि अमेरिका के भांति नहीं है तो राज्यों का विनाश हमारे देश में हो सकता है लेकिन संघ का नहीं। आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में मुलाकात होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।